नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात करेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि किस प्रकार प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत सालबाई की संधि के साथ हुआ था। सालबाई की संधि ने अंग्रेजों और मराठों के मध्य 20 वर्ष के लिए सुलह करा दी थी। 1795 में पेशवा माधवराव नारायण की मृत्यु हो गई और इसके पश्चात कुछ इस प्रकार से परिस्थितियां बनी कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो गया। माधवराव नारायण निसंतान मराठा और उसके दो भतीजे बाजीराव द्वितीय और उसके भाई चिमनाजी में से किसी को उत्तराधिकारी बनाए जाने की संभावना थी, परंतु उनके मृत पिता राघोबा की करतूतों और बाजीराव द्वितीय के शक्ति प्राप्त करने के प्रयासों के कारण इसमें काफी अड़चने आई और इस प्रकार का प्रस्ताव रखा गया कि माधवराव नारायण की विधवा यशोदाबाई को एक लड़का गोद लेना चाहिए। इसी बीच बाजीराव द्वितीय ने सिंधिया, नाना फडणवीस, होलकर और भोसले को अपने पक्ष में कर लिया और उसे काफी सफलताएं भी मिली। सिंधिया की सेना का वेतन बकाया था। उसने बाजीराव द्वितीय पर रुपए के लिए दबाव डाला और बाजीराव ने धन प्राप्ति के लिए प्रत्येक वैध और अवैध तरीके को अपनाया। नाना फडणवीस ने इसे पसंद नहीं किया। एक षड्यंत्र किया गया और नाना फडणवीस को बंदी बना करके अहमदनगर जेल में भेज दिया गया। इसके पश्चात सिंधिया के आदेश से पूना में आतंक के माध्यम से धन एकत्र किया गया और इस प्रकार की परिस्थितियों में पेशवा के साथ उसकी मित्रता बहुत अधिक दिनों तक नहीं चली। सिंधिया ने नाना फडणवीस को स्वतंत्र कर दिया और 1798 से 1800 तक, जबकि नाना फडणवीस की मृत्यु हुई, मराठा राजनीति का संचालन नाना फडणवीस ने ही किया और वही सर्वाधिकार संपन्न व्यक्ति रहा। लेकिन नाना फडणवीस की मृत्यु होने के पश्चात सिंधिया ने उसकी जागीर पर अधिकार कर लिया और उसने कहा कि उसने उससे 1 करोड़ रुपया ऋण लिया था। सिंधिया के द्वारा नामित अमृत राव को नाना फडणवीस के स्थान पर नियुक्त किया गया। बाजीराव द्वितीय पुराने सदाओं से लड़कर उनका धन छीनने लग गया। जसवंतराव होलकर ने सिंधिया के क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया था। इसका मुकाबला करने के लिए सिंधिया पूना से रवाना हुआ और उसकी अनुपस्थिति में बाजीराव द्वितीय ने पूना में कई जघन्य और क्रूर अत्याचार किए, जिससे जनता उससे असंतुष्ट हो गई। उसने 1801 में जसवंतराव के भाई बिठाजी की भी हत्या कर दी और 25 अक्टूबर 1802 को उसने सिंधिया और बाजीराव दोनों को पराजित किया। जब पेशवा के विरुद्ध इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो गई तो वो नगर छोड़कर बेसिन चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। 31 दिसंबर 1802 को बंबई सरकार और पेशवा के मध्य एक रक्षात्मक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे बेसिन की संधि कहा जाता है। अब हम बेसिन की संधि की प्रमुख शर्तों पर नजर डालें। इसके अनुसार ब्रिटिशों ने 6 बटालियन सेना पेशवा के क्षेत्र में रखने का निश्चय किया। इस सेना के व्यय हेतु पेशवा ने कंपनी को कुछ क्षेत्र प्रदान किए, जिससे 26 लाख रुपए कर प्राप्त होता था। पेशवा ने यह स्वीकार किया कि वह भविष्य में निजाम या गायकवाड़ से युद्ध नहीं करेगा। निजाम अथवा गायकवाड़ से संघर्ष होने की स्थिति में वह अंग्रेजों की मध्यस्थता स्वीकार करेगा। पेशवा ने यह माना कि वह ऐसे यूरोपीय राष्ट्रों के लोगों को सेवा में नहीं रखेगा जो ब्रिटिशों के विरोधी हैं। पेशवा ने यह स्वीकार किया कि वह सूरत पर से अपना अधिकार त्याग देगा और इसके अतिरिक्त पेशवा ने यह भी माना कि वह भविष्य में किसी भी शक्ति से बिना ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार को पूर्व सूचना या परामर्श के कोई बातचीत नहीं करेगा।
इस प्रकार बाजीराव ने कंपनी के हाथों अपनी स्वतंत्रता बेच दी। सिंधिया और होलकर दोनों का ही महत्व कम हो गया, परंतु पेशवा ने भी सेना और विदेश नीति पर से अपनी पकड़ गंवा दी। वैसे यह संधि ईस्ट इंडिया एक्ट की भावना के विपरीत थी, जिसमें कंपनी को किसी राज्य के क्षेत्र की गारंटी लेने से रोका गया था। ऐसा तभी किया जा सकता था जबकि युद्ध के अवसर पर कोई सहायता करे या होने वाले युद्ध में सहायता का आश्वासन दे। इस प्रकार बेसिन की जो संधि है उसने एक इतिहास में एक नवीन अध्याय की शुरुआत की। अपने ही व्यक्ति को मराठा गद्दी पर बैठाकर ब्रिटिश मराठा राजनीति में पूरी तरीके से प्रविष्ट हो गए। पेशवा ने ब्रिटिशों की सहायता से पूरे मराठा राष्ट्र पर शासन करके उन्हें अपमानित करने की चेष्टा की, जिसका परिणाम उनका आपसी संघर्ष हुआ, जो तब तक समाप्त नहीं हो सकता था जब तक कि कोई पक्ष पूरी तरीके से विजयी नहीं हो जाए। इस संधि ने द्वितीय मराठा युद्ध को आरंभ किया और उस क्रांति की आधारशिला रखी जिसे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में पूरा किया। जैसे ही बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए और पेशवा को अपना पद प्राप्त हुआ, उसने अपने दूत सिंधिया और भोसले के पास अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए भेजे। सिंधिया नर्मदा को पार करके आगे बढ़ गया और ब्रिटिशों के साथ इस प्रकार की संधि करना नामंजूर कर दिया। भोसले सिंधिया से जाकर के मिल गया। अंग्रेजों ने उन्हें नर्मदा पार कर वापस आने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने पेशवा की इस संधि को उनके परामर्श करे बिना करने को अनुचित बताया। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को युद्ध की घोषणा करनी पड़ी, जो 3 अगस्त 1803 को आरंभ हुआ। यहाँ पर हम एक नजर उन उद्देश्यों और लक्ष्यों पर डालें जो कि वेलेज़ली ने इस प्रकार से युद्ध आरंभ करने से पहले अपने सामने रखे थे। लॉर्ड वेलेज़ली इस युद्ध को आरंभ करने से पहले कुछ लक्ष्य अपने सामने लेकर चल रहा था। वह फ्रांसीसी सेनापति पैरो का राज्य समाप्त करना चाहता था। पैरो का सिंधिया के क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण था। उत्तरी क्षेत्र पर राजपूत राज्यों से कर प्राप्त करता था। उसे सिक्के डालने का अधिकार भी प्राप्त था। वेलेज़ली दिल्ली और आगरा पर अधिकार करना चाहता था। वह बुंदेलखंड जीतना चाहता था और सिखों से संपर्क करना चाह रहा था और यमुना के दक्षिण पश्चिम के राजपूत राज्यों को संधि के लिए बाध्य करना चाहता था। वेलेज़ली ने जो रणनीति बनाई उसके अनुसार उत्तर दिशा में युद्ध का उत्तरदायित्व लॉर्ड लेक को दिया गया। दक्षिण में सिंधिया और भोसले से आर्थर वेलेज़ली को मुकाबला करना था। पश्चिम दिशा में कर्नल मरे को गुजरात में सिंधिया के क्षेत्रों पर अधिकार करना था और बड़ौदा के गायकवाड़ की रक्षा करनी थी, जबकि पूर्व में भोसले के उड़ीसा क्षेत्र के बालासोर और कटक पर अधिकार करके कंपनी को बंगाल और मद्रास के क्षेत्र की सीमा को मिलाना था। आर्थर वेलेज़ली ने दक्षिण में कई स्थानों पर विजय प्राप्त की और दिसंबर 1803 में बरार के शासक भोसले को देवगांव की संधि करने के लिए बाध्य किया। देवगांव की संधि के द्वारा भोसले ने ब्रिटिश सहायक संधि को स्वीकार किया। उसने कटक और बालासोर सहित कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को दिया। भोसले ने यह भी स्वीकार किया कि पेशवा और निजाम से होने वाले संघर्ष में वह कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार करेगा। इसी प्रकार सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि की गई।
जिसके द्वारा सिंधिया ने यह स्वीकार किया कि वह भविष्य में किसी ऐसी यूरोपीय शक्ति के लोगों को सेवा में नहीं रखेगा जो ब्रिटिश विरोधी हो। सिंधिया ने अंग्रेजों को मुगल सम्राट की सुरक्षा का भार सौंपा। उसने गंगा और यमुना के बीच का अपना क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। उसने जयपुर, जोधपुर और गोहद की राजपूत रियासतों पर से अपना प्रभुत्व छोड़ दिया और सिंधिया ने अपने सहायकों के साथ किए गए ब्रिटिश समझौते को मान्यता प्रदान की। इसके अतिरिक्त अगले ही वर्ष सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर दी, जिसके अंतर्गत उसे विशेष लाभ प्रदान किए गए। अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया कि वे राज्य की सीमा पर अपने व्यय पर सहायक सेना को रखेंगे, जो सिंधिया को सहायता सदा उपलब्ध रहेगी। अंग्रेजों ने इसका व्यय सूजी अर्जनगांव की संधि के अंतर्गत प्राप्त क्षेत्रों के राजस्व से करना स्वीकार किया। जनरल पैरो को सिंधिया की सेवा से मुक्त कर दिया गया। उसके उत्तराधिकारी वॉरेक क्वीन को दिल्ली के निकट पराजित कर दिया गया। लेक ने मथुरा पहुंचकर भरतपुर के राजा से संधि की और आगरा पर अधिकार कर लिया। अलवर राज्य के लासवाड़ी नामक स्थान पर सिंधिया की शेष सेना को भी समाप्त कर दिया गया। कुछ ब्रिटिश विजित क्षेत्रों को निजाम और पेशवा के बीच विभाजित कर दिया गया। जयपुर, जोधपुर, मछेरी और बूंदी के राजपूत राज्यों, भरतपुर के जाट राजा और अंबाजीराव इंगलिया और गोहद के राजा से अंग्रेजों ने संधि की और उन्हें अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लिया। यह सुरक्षा राज्यों की ही कीमत पर स्थापित होनी थी, पर उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन दिया गया। इस प्रकार सिंधिया और भोसले पराजित कर दिए गए थे, लेकिन द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध अभी तक जीता नहीं गया था। होलकर के साथ मुकाबला होना अभी बाकी था। होलकर ने अंग्रेजों के समक्ष कुछ मांगे प्रस्तुत की। उसने इटावा पर अपने परिवार का अधिकार बताकर उसे मांगा। उसने चौथ प्राप्त करने का अधिकार मांगा और सिंधिया से जिस प्रकार की संधि अंग्रेजों ने की थी, उसी तरह की संधि की मांग उसने की, जिसके अंतर्गत सहायक सेना ब्रिटिश व्यय पर नियुक्त की जानी थी। ऐसी स्थिति में वेलेजली ने होलकर के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। आर्थर वेलेजली को दक्षिण से, जनरल लेक को उत्तर से और कर्नल मरे को गुजरात से होलकर को घेरने के लिए भेजा गया। कर्नल मॉनसन और कर्नल मरे बुरी तरीके से पराजित हुए। मॉनसन को होलकर ने मुकुंदवारा के दर्रे में बुरी तरीके से पराजित किया। पराजित मॉनसन होलकर से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाया और आगरा वापस लौट आया। भरतपुर के जाट राजा ने होलकर का साथ दिया, परंतु आक्टर लोनी ने और लेक ने होलकर को डीग और फर्रुखाबाद में पराजित किया। होलकर के साथ एक संधि की गई, जिसे राजपुर घाट की संधि कहा जाता है। राजपुर घाट की संधि के द्वारा होलकर ने चंबल के उत्तरी प्रदेशों पर से अपना अधिकार हटा लिया। उसने पूना और बुंदेलखंड पर से भी अपना दावा समाप्त कर लिया। अंग्रेजों ने चंबल के दक्षिण में स्थित होलकर के प्रदेश लौटा दिए। होलकर ने यह स्वीकार किया कि वह अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपियन को नौकरी में नहीं रखेगा। कंपनी ने राजपुताना पर होलकर के प्रभाव को स्वीकार कर लिया और कंपनी ने यह भी स्वीकार किया कि वह होलकर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध के साथ जुड़ी हुई अंग्रेजों की नीति को एक समझौतावादी नीति कहा जाता है, जिसके अंतर्गत राजपूत राज्यों पर से ब्रिटिश
संरक्षण वापस ले लिया गया था। ग्वालियर, गोहद और अन्य क्षेत्र सिंधिया को वापस कर दिए गए थे। होलकर को राजपूताना के वे जिले वापस कर दिए गए जिसे उसने राजपुर घाट की संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को प्रदान किया था। निजाम और पेशवा के साथ की गई सहायक संधि को चलते रहने दिया गया। भारत में अपनाई गई ब्रिटिश नीति ने गृह अधिकारियों को देश की सही स्थिति के संबंध में पूर्ण अज्ञानता का भान कराया। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि कमजोर राजपूत राज्य जिन्होंने अंग्रेजों का संरक्षण चाहा और प्राप्त किया था, उन्हें पुनः मराठों का शिकार होने के लिए छोड़ दिया गया था। होलकर की शक्ति को लगभग दबा दिया गया था। दक्षिण में उसके क्षेत्र और चंबल क्षेत्र में उसके क्षेत्र, जिसमें उसकी राजधानी इंदौर भी शामिल थी, उस पर अधिकार कर लिया गया था। कमजोर समझौतावादी नीति के आरंभ होने के फलस्वरूप मराठा क्षेत्र तो वापस हो गए, परंतु वे जिस तरीके से अपमानित हुए उसका भाव उनके मन से कभी गया नहीं। वे बदला लेने की भावना के लिए बाध्य थे और शांति अधिक दिनों तक रहेगी इस बात की भी संभावना नहीं थी। एडवर्ड्स ने लिखा है कि 1805 में संपन्न मराठों से संधि दुर्भाग्य से कमजोर समझौतावादी नीति से ग्रस्त थी और इसमें 13 वर्ष बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स को इस कार्य को पूरा करने को बाध्य किया, जिसे करने से इंडिया हाउस की सरकार ने भयवश वेलेजली को रोक दिया था और इसका सफल अंत नहीं होने दिया था।